हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर 15 को लेकर हम लोगों ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है, जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को लेकर। और पिछले दो पार्ट्स में हम लोग ये जान चुके हैं, जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। हमने ये समझा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व्स है, इन सब के बारे में, और इंडिया में कितने ये हैं, कहाँ कहाँ पर है, इनका एक पूरा डिटेल डिस्कशन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में और उसमें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एज यूजुअल फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप हमारी वेबसाइट पर जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है सारे के सारे एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप जब चाहें उसको रिवाइज कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट वगैरह के। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी वहाँ पर जो है आप लोगों के लिए अपडेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 को ही लेकर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3 में। देखिए, आज हम बात स्टार्ट करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव को लेकर। ग्लोबल इनिशिएटिव मतलब, जैसे हमने बात करी पिछले पार्ट में अबाउट द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो एक नेशनल कंसेप्ट है। यानी कि नेशनल पार्क जैसे इंडिया में है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से नेशनल पार्क जो है वो यूएस में भी हो, ठीक है, या ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ का सबका अपना अपना क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि वो एक नेशनल इनिशिएटिव है। लेकिन अगर हम ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करते हैं, या फिर अगर हम कहें कि नेशनल इनिशिएटिव और ग्लोबल इनिशिएटिव में अंतर क्या है, कि नेशनल इनिशिएटिव में जितने भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वो सारे के सारे, उसमें जो सोल अथॉरिटी है वो एट मैक्स क्या हो सकती है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल इनिशिएटिव के अंतर्गत जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, अभी कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, उनमें बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कोऑर्डिनेशन रहता है, और जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट वगैरह है वो इंटरनेशनल लेवल पर रहता है, ठीक। तो ग्लोबल इनिशिएटिव में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर MAB, दैट इज द मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है वो एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल क्यों है, क्योंकि ये मोर देन वन नेशन का है, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर है तो इसलिए मोर देन वन नेशंस का है, तो इसीलिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। एम क्या है इसका, टू सेट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट ग्लोबली, ठीक है। यानी कि ग्लोबल स्तर पर है, और क्या है कि जो मानव है, जो पीपल है, और जो उनका एनवायरमेंट है, यानी कि जो उनका वातावरण है, उसके साथ उनके रिश्ते को, जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है, सुधारना है। और किस बेसिस पे सुधारेंगे आप, साइंटिफिक बेसिस पर, ठीक। लॉन्च हुआ है अर्ली 1970s, यानी कि 1970 के दशक में ये शुरुआत हुई है इसकी। इट प्रपोजेस एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एजेंडा, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन इसमें नहीं रहेगा, मोर देन डिसिप्लिन रहेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग दैट टारगेट द इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रिडक्शन ऑफ दिस लॉस। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके इकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, उनको ये टारगेट करेगा। और किस तरीके से इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसको लेकर भी ये काम करेगा। यानी कि ये इसका एक तरीके से क्या हो गया, एजेंडा हो गया, ठीक। कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम एट द इंटरफेस ऑफ साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, MAB combines natural and social sciences, economics and education to improve human livelihoods
एंड सेफगार्ड नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि एक तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसको भी बचाना है, उसको भी सेफगार्ड करना है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइवलीहुड है उसको भी क्या करना है, इंप्रूव करना है, सुधारना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, ये नेचुरल एंड सोशल साइंसेस को कंबाइन कर रहा है, इकोनॉमिक्स को कंबाइन कर रहा है, एजुकेशन को कंबाइन कर रहा है। ठीक है ना, thus promoting innovative approaches to economic development that is socially and culturally appropriate and environmentally sustainable। तो यानी कि यहां पर आप हर चीज देखिए, जैसे इसको आप यहीं से अगर आप इसको थोड़ा सा जो पीछे हमने प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल इनिशिएटिव्स में जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह पढ़ी थी, उनके साथ अगर आपके माइंड में वो कंसेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी है, तो अगर आप उसके साथ इसको चीजों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते चले अपने माइंड में, तो आप समझ रहे हैं यहां पर बेसिकली क्या है कि ह्यूमंस को, यानी कि जो ह्यूमंस की कल्चरल बातें हैं, जो सोसाइटी वाली बातें हैं, सोशल बातें हैं, वो और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है ना, लेकिन जो हमारा पीछे नेशनल पार्क वगैरह था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसमें हमारा एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर जोर था, लेकिन वहां पर हम ह्यूमन लाइवलीहुड्स को लेकर या जो सोशल या कल्चरल चीजें हैं उनको लेकर उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक्सेप्ट आपको याद होगा सेक्रेड ग्रूव्स लेकर हमने बात की थी कि जहां पर जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं या जो कल्चर है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अदरवाइज बाकी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, बीट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व में भी थोड़ा बहुत रहता है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, वो सारे के सारे एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन आप यहां से समझ सकते हैं। द एजेंडा ऑफ द MAB प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय इट्स मेन गवर्निंग बॉडी। इसकी जो मेन गवर्निंग बॉडी है उसने इसका मेन एजेंडा जो है वो डिफाइन किया है, और इसकी मेन गवर्निंग बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल इन कंसल्टेशन विद द ब्रॉडर MAB कम्युनिटी। ठीक है, कंसल्टेशन जो वर्ड है दैट इज मीन्स सेम एज कंसल्टेशन, जो सलाह मशवरा वाली बात होती है वो है। ठीक है, यानी कि जो इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है, किसकी, MAB प्रोग्राम की जो मेन गवर्निंग बॉडी है दैट इज योर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, और साथ ही साथ कंसल्ट करेगा ये जो ब्रॉडर MAB की कम्युनिटी है उसके साथ। ठीक, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स इंटरडिसिप्लिनरी वर्क ऑन ग्राउंड MAB रिलाइज ऑन दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एक होता है, तो यहां से आप समझ गए कि हम कौन से प्रोटेक्टेड एरिया की तरफ को बढ़ रहे हैं। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर। ठीक, एंड ऑन थीमेटिक नेटवर्क्स एंड पार्टनरशिप्स फॉर नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। यानी कि इन सब के लिए जो है क्या होगा, MAB किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर। ठीक, तो यहां से आप एक जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द नेशनल इनिशिएटिव्स। और बायोस्फीयर रिजर्व अलग क्यों है, ठीक है, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और उन सब के बारे में जानेंगे, पर फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, विच इज अंडर द MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। ठीक, इट प्रेडिक्ट्स द कंसिक्वेंसेज ऑफ टुडेज एक्शंस ऑन टुमारोज वर्ल्ड, यानी कि आज का जो भी एक्शन होगा, आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसका फर्क कल के दिन पर क्या पड़ेगा, टुमारोज वर्ल्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, एंड देयर बाय इंक्रीजेस पीपल्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द वेलबींग ऑफ बोथ ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड द एनवायरनमेंट। देखिए फिर से ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट को यहां पर जो है इक्वल दर्जा दिया गया है कि हमने क्या करना है, हमने ये प्रेडिक्ट करना है। पहली बात तो मतलब हमने नहीं, जो MAB कर रहा है उसका जो मेन प्रोग्राम का एजेंडा है वो यही है कि वो आज के एक्शंस का फर्क देखेगा कि कल पर इस पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट में हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, उसका आने वाले समय पर, उसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली वो ये देखेगा कि ठीक है, फिर अगर हम ये एक्शन आज करते हैं तो कल को इससे ये असर पड़ सकता है, तो हमें इस एक्शन को इस तरीके से करना चाहिए सो दैट कि कल को जो इसका असर हो, जो इसका एक तरीके से इफेक्ट हो, वो भी अच्छा हो। ठीक है ना, तो उसी के लिए क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको एफिशिएंटली मैनेज करना है, और किसके लिए, वेल बीइंग, यानी कि भले के लिए, किसके, ह्यूमन पॉपुलेशन के भी और एनवायरमेंट के भी। ठीक, अब एनवायरमेंट में आपके सारे जो मतलब जो प्लांट एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनवायरमेंट में आ जाएंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन को अलग रखकर। ठीक, इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर, ठीक है, द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ये ICC जो है, ये ICC आप लोगों को जनरली जो होता है
क्रिकेट से हम इसको जोड़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये वो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आईसीसी आपका किसका है, यूनेस्को का आईसीसी है, दैट इज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ठीक। इन नवंबर 1971 इंट्रोड्यूस्ड द डेजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से इसको नोट डाउन करिएगा आप कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो डेजिग्नेशन है वो कहां से आया है, वो जो यूनेस्को है उसकी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, उसने ये टर्म दिया है 1971 में, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज रिफाइंड बाय अ टास्क फोर्स ऑफ यूनेस्कोज एमएबी प्रोग्राम इन 1976 एंड द बीआर नेटवर्क वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1976, ठीक है। 1974 में इसका जो है, इसकी टास्क फोर्स ने क्या करा कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया, और फाइनली या फॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये जो बीआर नेटवर्क है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है, वो 1976 यानी कि 1976 में लॉन्च हुआ है, ठीक। अब इसके बाद डेफिनेशन अगर इसकी दी गई है तो डेफिनेशन क्या है बायोस्फीयर रिजर्व की, ये हमें देखना है। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है। ये एक, जैसे नेशनल पार्क वगैरह मैंने बताया वो एक नेशनल है, तो ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, ठीक है। किसके द्वारा दी जा रही है, बाय यूनेस्को, फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर large area of terrestrial or coastal marine ecosystems or a combination thereof, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर ध्यान रखने हैं वो एक तो यही हो गया कि इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे लार्ज एरिया, ठीक है। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो बड़े होते हैं, इन कंपैरिजन टू द एरिया इट इज लार्ज, ठीक। इसके बाद BRs are special environments for both people and the nature and are living examples of how human beings and nature can coexist while respecting each other's needs। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो BR होते हैं, दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये पीपल पर यानी कि ह्यूमंस पर और नेचर पर यानी कि एनवायरमेंट पर, दोनों पर क्या है, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन की बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं कर रहा है जैसे हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करते हैं कि यहां पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो आइदर या तो बहुत ज्यादा स्तर पर रेगुलेटेड होंगी या फिर बिल्कुल प्रोहिबिट होंगी, जैसे नेशनल पार्क वगैरह में होता है, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर या वहां का जो फ्लोरा फौना है उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है। यहां पर बात है कि लोगों को भी साथ लिया जा रहा है और नेचर को यानी कि जो एनवायरमेंट है उसको भी साथ लेके चला जा रहा है, ठीक है। और ये एक इसका जीता जागता उदाहरण है, एक लिविंग एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि जो मानव है और जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो एक साथ रह सकते हैं वाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स नीड्स, यानी कि एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए, उनका सम्मान करते हुए नेचर भी रह सकता है और ह्यूमन बींग्स भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम नेचर को कंजर्व कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बींग्स की जरूरतों को भूल जाए, ठीक है, या फिर हम ह्यूमन बींग्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ा दें, ऐसा नहीं है। तो दोनों को साथ लेकर चलने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश कौन करता है, जिस भी देश में, जिस भी रीजन में वो होगी, प्रेजेंट होगी, वहां के उसको कंट्री रिकॉग्नाइज करेगी, एस्टैब्लिश करेगी और इसको एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है। रिकॉग्नाइज इसको किया जाएगा बाय द यूनेस्कोस का जो एमएबी है उसके द्वारा, ठीक। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस, यानी कि इसमें साइंस का भी यूज किया जाएगा, जो लोकल कम्युनिटी के एफर्ट्स हैं उसका भी इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। एज प्लेसेस दैट सीक टू रिकंसाइल कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी and economic and social development through partnerships between people and nature, they are ideal to test and demonstrate innovative approaches to sustainable development from local to international scales, ठीक है। यानी कि ऐसी जगह जो क्या चाहती है, ऐसी जगह जो चाहती है कि वहां पर जो बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, और उस जगह का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, किसके थ्रू पार्टनरशिप्स बिटवीन पीपल एंड नेचर। फिर से वही बात है, ह्यूमंस को भी और नेचर को भी साथ लेके चलने की बात की जा रही है। दे आर आइडियल टू टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट इनोवेटिव अप्रोचेस, यानी कि ऐसी जगहों पर क्या हो सकता है कि हम इनोवेटिव अप्रोचेस को टेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल स्केल्स तक, ठीक। इसके बाद अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर, क्या है देखिए, ईच बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड
एंड और कोस्टल एनवायरमेंट। तो यहां पर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है, कोस्टल भी हो सकता है यानी कि मरीन एनवायरमेंट भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक। Wherein people are an integral component of the system। फिर से वही बात है कि people को यहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक। Together they constitute a worldwide network linked by international understanding for exchange of scientific information। फिर से वही बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, ठीक है, क्योंकि तभी यहां पर जो वर्ड है आपको ध्यान होगा, ग्लोबल इनिशिएटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल तभी बनेगा जब इसमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होगा। और क्या करेंगे उसके थ्रू, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो होगी उसका एक्सचेंज करेंगे, ठीक। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा है द नेटवर्क ऑफ बीआरस इंक्लूड सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स ऑफ बायोम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो नेटवर्क ऑफ बीआरस है वहां पर आपको काफी ज्यादा जो बायोम्स वगैरह है उनका सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स देखने को मिलेगा। अब ईच बीआर इंक्लूड्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। हर बायोम्स में जो हर बीआर है, दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर इनमें से एक या एक से ज्यादा कैटेगरीज जो है वो इंक्लूडेड रहती है, शामिल रहती है। जैसे कि बीआरस आर रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बायोम्स। जो नेचुरल बायोम्स है ये उसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। बीआरस कंजर्व यूनिक कम्युनिटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एरियाज विद अनयूजुअल नेचुरल फीचर्स ऑफ एक्सेप्शनल इंटरेस्ट, ठीक है। बीआर क्या करता है, बीआर कंजर्व करता है यानी कि संरक्षण करता है किसका, जो बायोडाइवर्सिटी की यूनिक कम्युनिटीज हैं उनका, ठीक है, या फिर ऐसे एरियाज का जहां पर नेचुरल फीचर्स हैं एक्सेप्शनल इंटरेस्ट के, बट दे आर अनयूजुअल, ठीक है, यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल नेचुरल फीचर्स हैं एक्सेप्शनल इंटरेस्ट के, उनको ये कंजर्व करता है, ठीक। BRs have examples of harmonious landscapes resulting from traditional patterns of land use, ठीक है। यहां पर लैंड यूज का जो पैटर्न है उसका ट्रेडिशनल यूज है, और उसके तहत किस तरीके से जो लैंडस्केप्स वगैरह है वो हार्मनी में है। हार्मनी में मतलब वो एक दूसरे के साथ सौहार्द में रह रहे हैं, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा बेसिकली एनवायरमेंट और ह्यूमंस के बीच में नहीं है, वो चीज, ठीक। BRs have examples of modified or degraded ecosystems capable of being restored टू मोर नेचुरल कंडीशंस। तो बीआर में बेसिकली कुछ ऐसी भी जगह है जिनका जो इकोसिस्टम है या तो वो डिग्रेड हो चुका है या फिर वो मॉडिफाई किया जा चुका है, और जिसके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो वापस अपनी नेचुरल कंडीशन में क्या किया जा सकता है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है, वहां पर भी बीआर्स अवेलेबल है, ठीक। बीआर्स जनरली हैव अ नॉन मैन्युपुलेटिव कोर एरिया। अब इसमें देखेंगे हम आगे जाके कि बीआर का जो जोन होता है, ठीक है, इसमें बेसिकली 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ कोर जोन, बफर जोन एंड अ ट्रांजिशन जोन। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो कोर जोन होगा या जो कोर एरिया है वो नॉन मैन्युपुलेटिव है, यानी कि वहां पर आप देखेंगे कि जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल ही क्या है, लीस्ट मिनिमम है, ठीक। इन कॉम्बिनेशन विद एरियाज इन विच बेसलाइन मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल एंड मैन्युपुलेटिव रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कैरिड आउट। Where these areas are not contiguous, they can be associated in a cluster। तो ये चीजें जो है हम लोग आगे जाके देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैंने को बताया कोर जोन, बफर जोन और जो हमारा ट्रांजिशन जोन है, ये उसकी बात हो रही है कि कोर एरिया में बेसिकली क्या है कि बिल्कुल भी एक्टिविटीज जो है वो बेयर मिनिमम रहती है, ठीक है ना। और उसके बाद के जो रीजन है दैट इज द बफर एरिया और द ट्रांजिशन जोन, वहां पर थोड़ा बहुत एक्टिविटीज जो है वो रेगुलेटेड है, कौन सी एक्टिविटीज वहां पर अलाउड है, कौन सी रेस्ट्रिक्टेड है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अपने बात करेंगे, जहां पर हम डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन किसका होगा, ऑब्वियसली बात है एनवायरमेंट का होगा। टू एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशंस, इन सबका क्या करना है, कंजर्वेशन, ठीक। उसको कंजर्वेशन को एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है टू एनकरेज द ट्रेडिशनल रिसोर्स यूज सिस्टम, यानी कि वहां का जो भी रिसोर्स है उसका जो यूज है वो ट्रेडिशनल तरीके से होना चाहिए, ठीक। टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसके पैटर्न को समझना, उसकी प्रोसेस को समझना, ठीक। अगला है टू मॉनिटर द नेचुरल एंड ह्यूमन कॉस्ट चेंजेस ऑन स्पेशियल एंड टेम्पोरल स्केल्स, ठीक है। इसके बाद वहां पर यह देखना कि वहां पर नेचुरल तरीके से क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर जो ह्यूमन के द्वारा, जो मानव के द्वारा वहां पर चेंजेस लाए गए हैं वो क्या क्या है, उनको मॉनिटर करना, और किस बेसिस पर करना या किस लेवल पर करना। स्पेशल मतलब ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, ये स्पेस संबंधी है, ये ठीक है, यानी किस किस जगह पे चेंज हुआ है वो समझना। टेम्पोरल स्केल मतलब दिस इज द टर्म रिलेटेड टू टाइम, यानी कि समय के साथ साथ क्या क्या चेंज हुआ है
वो देखना है, यानी कि एक जगह पर और दूसरी जगह पर क्या क्या चेंज है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे बात करें, इसको ऐसे कर दे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक, तो ए पर क्या चेंज है और बी पर क्या चेंज है, दैट विल बी द स्पेशल चेंज, ठीक। फिर ए पे ही आज क्या चेंज हो रहा है और ए पे 10 साल बाद क्या चेंज हो रहा है या 10 साल पहले यहां पर क्या था, दैट विल बी द टेम्पोरल चेंज, ठीक। यानी कि टाइम के आधार पर बात करेंगे तो टेम्पोरल हो जाएगा, स्पेस के आधार पर बात करेंगे तो वो स्पेशल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो फंक्शन है दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, टू प्रमोट एट द लोकल लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज कल्चरली, सोशली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वहां पर कल्चर, सोशल और इकोलॉजिक सस्टेनेबिलिटी की बात जो है वो करनी चाहिए और वहां पर वो जरूरी भी होना चाहिए, ठीक। टू डेवलप द स्ट्रेटेजीज लीडिंग टू इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है जो इंप्रूवमेंट करे और मैनेजमेंट करे किसका, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का। इसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिलेटेड टू लोकल, नेशनल, ग्लोबल इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि हमें रिसर्च करने के लिए, वहां पर चीजों को मॉनिटर करने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। और वो भी लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज जनरेटेड बाय रिसर्च थ्रू साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यानी कि जो भी साइट है उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन करके नॉलेज को शेयर करना है, ठीक है। जो हमने वहां पर रिसर्च वगैरह की होगी उसके तहत जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी नॉलेज मिली है, उसको शेयर करना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी के स्पिरिट को हमने क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में कम्युनिटी का जो एक स्पिरिट है उसको डेवलप करना है। इसके बाद इसके बेनिफिशियरीज क्या क्या है, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज इसके वो है जो लोकल पीपल एंड द इकोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन होगा, फायदा किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हीं को, ठीक है। और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज क्या है, वर्ल्ड कम्युनिटी, क्योंकि वही बात है कि वर्ल्ड को उससे नॉलेज वगैरह मिलेगी, जो रिसर्च वगैरह होगी, नॉलेज शेयरिंग वगैरह होगी, तो उससे उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एंड इंडियन अप्रोच की, तो इट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट मेक्स इंडिया एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स ऑन द ग्लोब। ये तो हमें पता ही है, ये तो हम पहले लेक्चर से ही बात करते आ रहे हैं कि इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी वगैरह है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स ऑन द ग्लोब। Efforts are on to designate at least one biosphere reserve in each of the biogeographic provinces। हमने, आपको ध्यान होगा कि बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस के बारे में बात की हुई है, ठीक है ना, पहले के लेक्चर्स में, जहां पर हम लोगों ने इंडियन बायोडाइवर्सिटी को लेकर बात करी है इन द चैप्टर नंबर 10 ऑफ दिस बुक। वहां पर हमने पूरी की पूरी जो बायोजियोग्राफिक रियाम्स, बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं, इन सब के बारे में बात करी हुई है। तो यहां पर जो एफर्ट है, यानी कि जो एक जोर है, वो किस बात पर दिया जा रहा है, वो इस बात पर दिया जा रहा है कि कम से कम हमारे जितने भी बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं उनमें सब में कम से कम एक बायोस्फीयर रिजर्व तो हो, ठीक है। अब आप मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने वो वीडियोस देखे हुए हैं कि बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हमारे वहां इंडिया में कितने हैं, ठीक। इसके बाद जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो क्या है, देखिए, द नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1986। 1986 में ये इनिशिएट हुआ, यानी कि जब से हमारा बीआर की जो डेफिनेशन यूनेस्को द्वारा दी गई थी 1976 में, उसके लगभग 10 साल के बाद। टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिवाइस मीन्स फॉर इंप्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स थ्रू सस्टेनेबल यूज, ठीक है। और ये क्यों था प्रोग्राम का जो मेन एम आप कह सकते हैं, वो ये था कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उसमें लोकल इनहेबिटेंट्स यानी कि जो वहां की लोकल कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना और इस तरीके के मीन्स को डिवाइस करना, यानी कि इस तरीके के साधन बनाना जिनसे हम क्या कर सके कि लाइवलीहुड, जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है, यानी कि जो उनकी रोजी रोटी है, उसको इंप्रूव कर सके, और वो भी कैसे, सस्टेनेबल यूज के साथ। यानी कि ध्यान आपको हमेशा वही रखना है कि एनवायरनमेंट का जो है वो सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना है, अपने जरूरतों के हिसाब से करते हुए आप जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इट मे बी नोटेड दैट बीआरस आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेटिव। बीआर जो है वो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो थे, यानी कि जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, ठीक है ना, बल्कि क्या है, बट अ रीएनफोर्समेंट टू द एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वो सब,
उनका ये एक इन्फोर्समेंट है, री इन्फोर्समेंट है, यानी कि उनको और ज्यादा क्या किया जाएगा, मजबूती प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनका सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव नहीं है। The objectives of the Biosphere Reserve Program as envisaged by the core group of experts are as follows। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देखिए, टू कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन द नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, उनके इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व रखना, ठीक है। प्लांट्स मतलब आपका फ्लोरल हो गया, ठीक है, फ्लोरल, और एनिमल्स मतलब जो आपका फॉनल वगैरह है वो, ठीक है, उन दोनों को आपने क्या करना है, उनकी इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक। इसके बाद जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज है उसको सेफगार्ड करना है, ऑन विच देयर कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन डिपेंड्स, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर होगी तो वो फिर क्या होंगे, इवॉल्व होते रहेंगे, तो उसको सेफगार्ड करना है। टू प्रोवाइड एरियाज फॉर मल्टीफेसेटेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, मल्टीफेसेटेड रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए एरियाज प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ये बेसिकली एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि दे बोथ कैन बी टेकन एज द लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, ठीक है। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे ऊपर, ये वो उस तरीके का हो गया, ठीक है। इसके बाद टू एंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द लोकल पीपल, ठीक। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल यूज है, ठीक है, सस्टेनेबल यूज को इंश्योर करना है थ्रू मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि यहां पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोकल पीपल है उनकी इकोनॉमिक वेलबींग को भी इंप्रूव करना है, यानी कि फिर से आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस और एनवायरमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बात यहां पर की जा रही है, ठीक। These objectives should be oriented in such a way that the BRs are the units wherein the biological, socio-economic and cultural dimension of conservation are integrated together into a realistic conservation strategy, ठीक है। यानी कि इन ऑब्जेक्टिव्स का ओरिएंटेशन क्या है कि जो BRs हैं वो यूनिट्स की तरह काम करेंगे, और वहां पर क्या होगा कि बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशन ऑफ जो है तो कंजर्वेशन को उसको एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू रियलिस्टिक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि इस तरीके की कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होगी जो एक तरीके से रियलिस्टिक होगी, यानी कि जिसको पूरा किया जा सकता है इन रियलिटी, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शंस ऑफ बीआरस को लेकर कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। वो क्या क्या है देखिए, द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ sites for BRs as laid down by the core group of experts in 1979 are listed below। तो सबसे पहले कुछ प्राइमरी क्राइटेरियाज हैं, then there are some secondary criterias, तो एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, a site that must contain an effectively protected and minimally disturbed core area, ठीक है, यानी कि effectively protected और मिनिमली डिस्टर्ब, यानी कि सबसे कम डिस्टर्ब, जहां पर बेयर मिनिमम इंटरेक्शंस वगैरह हो सके, ऐसा कोर एरिया होना चाहिए of value of nature conservation and should include additional land and water suitable for research and demonstration of sustainable methods of research and management। यानी कि आप यहां पर साफ साफ समझ सकते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये चीज आप ये सेंटेंस पढ़ के आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक कोर एरिया की बात की जा रही है और उसका जो एडिशनल लैंड और वाटर की बात हो रही है दैट इज रिलेटेड टू द बफर जोन और द ट्रांजिशन जोन, ठीक। द कोर एरिया शुड बी ऑफ टिपिकल ऑफ अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट and large enough to sustain viable populations representing all trophic levels in the ecosystem। यानी कि जो ये कोर एरिया का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है, कि ये एक तरीके का बायोजियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए और इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए कि यहां पर सारे के सारे जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ट्रॉफिक लेवल की हमने कहां बात करी है, आपको ध्यान होगा हमने फूड चेन वगैरह में बात की है कि जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर से लेकर प्राइमरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स इस तरीके से होते हैं, तो इतना बड़ा एरिया होना चाहिए कि वहां पर इन सारे के सारे ट्रॉपिक लेवल्स की एक वायबल पॉपुलेशन हो, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एरियाज हैविंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको भी बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। एरियाज हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल एंड माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इंडिजीनियस वैरायटीज ऑफ बायोटा, यहां पर ये सारी चीजें हैं उनको भी बेसिकली किया जा सकता है बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर। एंड एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल, ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि वही बात हो गई, हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरमेंट मतलब सस्टेनेबल यूज हो गया, और जो ट्रेडिशनल, ट्राइबल एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग है उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। तो फिर से ये वही बात हो गई कि ह्यूमंस और एनवायरमेंट को यहां पर साथ लेके चलने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये एक मैप है जिसके तहत मैंने आपको
बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे जो है देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है ना। अब इनमें बेसिकली आपको ये सारे के सारे यहाँ से दिख तो जाएंगे बड़े आसानी से। मैं थोड़ा सा आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दे देता हूँ कि कौन सा कब बना, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो सबसे पहला बना उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज योर नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी जो है वो 1986 में बना है, तमिलनाडु स्टेट में ये है। इसके बाद अगला जो आपका आ जाएगा दैट विल बी इन 1988, ठीक है। 1988 में आप एक देख सकते हैं उत्तराखंड में ये है, दैट इज योर नंदा देवी। और उसके बाद 1988 में ही आप यहां पर एक और देख लें, दैट इज इन दी मेघालय। मेघालय में जो आपका बना है नोकरेक, दैट इज अगेन इन 1988, ठीक। इसके बाद 1989 में जो है वी हैव 3। सबसे पहला तो आप यहां पर देख लीजिए वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस 1989, ठीक है। इसके बाद आसाम में आप देख लीजिए वी हैव मानस, ये भी 1989 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वी हैव द ग्रेट निकोबार, यहां पर जो आपको दिख रहा है दैट इज ग्रेट निकोबार, ये भी 1989 का ही है, ठीक। तो ये आपके हो गए। इसके बाद अगर आप अगला बात करें, जब अगला डिक्लेयर हुआ है दैट इज योर उड़ीसा। उड़ीसा में एक है दैट इज सिमलीपाल इन 1994, ठीक है। इसके बाद आपके पास आसाम में ही एक और है दैट इज योर डिब्रू साइखोवा, ठीक है। डिब्रू साइखोवा इन अगेन 1997। इसके बाद जो अगला है दैट इज दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश इन 1998। इसके बाद आपको एक दिख जाएगा दैट इज मध्य प्रदेश में पंचमरही। पंचमरही इन मध्य प्रदेश दैट इज इन 1999 में। इसके बाद आपके ऊपर एक यहाँ पर दिख जाएगा सिक्किम में, दैट इज योर कंचनजंगा, दिस इज इन 2000, ठीक है। 2000 में इसको डिक्लेयर किया गया है। देन वी हैव अगस्त्यमाला इन केरला, वी हैव अगस्त्यमाला दैट इज इन 2001। इसके बाद अगला आपको दिख जाएगा दैट इज योर अचानक मार अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, दिस इज डिक्लेयर्ड इन 2005, ठीक, 2005। इसके बाद आपको एक दिख जाएगा दैट इज योर रन ऑफ कच्छ, यहां पर दिख रहा है कच्छ गुजरात में है, दैट इज इन 2008। इसके बाद आपको ऊपर एक दिख रहा है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ये आपका है 2009 में। इसके बाद आपका अगला है दैट इज योर शेषाचलम, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है दैट इज शेषाचलम, ये है 2010 में। और लास्ट आपको एक देखने को मिल रहा है यहां पर, एक मिनट, यहां पर ये गल्फ ऑफ मन्नार रह गया, थोड़ा सा इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी 1989 का है। और इसके बाद जो यहां पर एक लेटेस्ट इंक्लूड हुआ है दैट इज योर पन्ना इन 2011, ठीक है। ये सारे के सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के वो है, ठीक। अभी इसमें आगे जाके एक चीज और आएगी जो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, उसका डिस्कशन मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इन्हीं में से जो यहां पर ये 18 आपको मैंने दिखाए हैं, इन्हीं में से 12 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इंक्लूडेड है। कौन कौन से हैं और उनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कब इंक्लूड किया गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक लेटेस्ट भी है, ठीक है, लेटेस्ट इज योर 2020, जो पिछले साल ही डिक्लेयर किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी बातें हम लोग करेंगे जो है वो अगले लेक्चर में। अब ये सारा का सारा बताने के पीछे आपको एक मकसद क्या था, क्या आपको ये सारे के सारे इस तरीके से याद करने हैं? वैसे तो 18 ही हैं, अगर करना चाहें या आप आराम से कर पाएं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने वाला वो ये है, ठीक है। इसको तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी जो है वो सबसे पहला था बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, दैट इज इन 1986। और जो लेटेस्ट ऐड हुआ है इस बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है इंडिया में, दैट इज योर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये दो तो आप एटलीस्ट याद रखिएगा। बाकी सारे के सारे भी अगर आप चाहें तो 18 ही हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क वगैरह में बोला था कि याद नहीं करने हैं क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये तो 18 ही हैं, इनको आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप एयर नहीं भी याद रख पाए तो फिर भी इन 18 के नाम जरूर याद रखिएगा और स्टेट जो है वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इस मैप को 2-3 बार देखिएगा, 2-3 बार वीडियो सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक आध बार मैप में मार्क करने की, तो आप इस चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर को हम लोग फिलहाल यहीं पर इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम थोड़ा सा बातें इसी बायोस्फीयर रिजर्व के जो स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह है, कोर एरिया, बफर एरिया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और लगेगा जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसी के साथ ये चैप्टर जो है मोस्ट प्रोबेबली टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आइदर आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी अपने जो भी
डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, जो सजेशंस हैं वो भी हमें वहाँ पर आप ज़रूर दे सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वेबसाइट के थ्रू कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आप जो चीज़ें हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।